ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को इसके फर्स्ट वाले लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ाया था, है ना। मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में वहाँ पे पढ़ा दिया था फर्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा था। वो असाइनमेंट में एक्चुअल में फर्स्ट जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, उसके नोट्स थे। वो नोट्स मैंने आपको ये भेज दिया था कि भैया अगर मैं आप यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास कुछ होना चाहिए उसको देखने के लिए कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको वो नोट्स भेज दी थी। खैर, चार्जेस के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका था कि चार्ज जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, एंड होल्स भी होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सारी कहानियां मैं पढ़ा चुका था। आप लोग चाहें तो वो वीडियो फिर से देख सकते हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले एक दूसरी चीज पढ़ा दूं मैं, कूलम्स लॉ पढ़ा देता हूँ पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका यूज पड़ेगा क्योंकि कूलम्स लॉ। तो क्या था कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि अगर आप कहीं पर कोई चार्ज रख देते हो और उसके पास कोई दूसरा चार्ज रख देते हो, मान लिया कि ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ये जब आप दो चार्ज कहीं पर रखते हो तो ये दोनों चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये दोनों चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स को किसने बताया था? कूलम्स लॉ ने। किसने बताया था? कूलम्स लॉ ने। तो पहली बात तो कूलम ने हमको ये बताया कि जब कभी भी हम कहीं पर चार्ज रखते हैं तो हर एक चार्ज क्या करता है? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। और उसको फाइंड करने के लिए उस फोर्स को, अच्छा पहली बात तो ये बता दूं कि जो फोर्स लगाता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों ही लगाते हैं, पहला वाला दूसरे के ऊपर लगाएगा, दूसरा वाला पहले के ऊपर लगाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, अब देखो फोर्स तो लग रहा है, कितना लग रहा है कैसे पता चलेगा? तो वही चीज पता करने के लिए कि कितना फोर्स लग रहा है, कूलम ने लॉ दिए थे। कूलम ने लॉ दिए थे, मतलब फोर्स को फाइंड करने के लिए, जिसको अपन लोग कहते हैं कूलम्स लॉ। वो लॉ ये कहता है, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर दूं। हमने मान लिया कि ये हमारे दो चार्ज रखे हुए हैं A और B पर। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो कूलम ने, मैंने क्या बताया कि जैसे ही आप दोनों को रखोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स। उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलम ने एक लॉ दिया था जिसको अपन लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। वो लॉ क्या होता है? तो उन्होंने ये कहा था कि जो फोर्स है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लग रहा होगा, वो जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 12th क्लास में आ गए हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड में इन्होंने ये कहा था कि जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो ये लिखा है न्यूमरेटर में, ये लिखा है डिनोमिनेटर, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब अगर मान लीजिए आप यहां से कंबाइन इक्वेशन 1 और 2, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आपको मालूम है 11th क्लास पढ़ के आए हो, 12th क्लास में हो, इतनी समझदारी की मैं उम्मीद रखता हूं आपसे, इतना पता होगा
कि जब हम यहाँ से कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। हमने मान लिया वो कांस्टेंट k है। k क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको उठा के यहाँ रख दीजिए तो आपको f इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों चार्ज के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। 9 इंटू 10 की पावर 9। और ये जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप लोग को 12th क्लास में बहुत सारे कांस्टेंट टर्म्स की यूज करना है, बहुत सारे कांस्टेंट टर्म्स को यूज करना है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो कुछ भी मैं लिखता हूँ, जो कुछ भी मैं बताता हूँ, इसको आप लोग एक अलग से कॉपी पेज में लिखते रहा करें ताकि पता रहे। और साथ ही साथ मैं ये बता दे रहा हूँ कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हर जगह जो कांस्टेंट यूज होगा वो यही यूज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो इतनी बार यूज होना है पूरे 2-3 चैप्टर में कि आपको रट जाएगा कि हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में। तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ। तो है क्या कूलम्ब्स लॉ? मैंने बताया कि whenever two charges are placed at some distance, they apply some force on each other. That force is called electrostatic force. To calculate electrostatic force, Coulomb gave a law. That law is called Coulomb's law. So according to that law, the force is directly proportional to the product of charges and force is inversely proportional to the square of distance. है ना? और जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं then F becomes proportional to Q1 Q2 divided by R square. And if in place of proportionality sign, if we are placing equal, then we have to put some constant. That constant is K, whose value is 1/4 pi epsilon naught, and its value is 9 into 10 to the power 9. अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू रख दो, आपको पता होगी 3.14 रख दो और सॉल्व करो तो आपको इतना ही आंसर मिलता है। समझे बात को? तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक, अब इसके आगे की बात करते हैं अपन।